ओके चलिए, आपको स्क्रीन विजिबल है? इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो? स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। चलिए, स्क्रीन के ऊपर आपको हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस लिखा दे रहा है, दिखाई दे रहा है वन नोट पे? यस सर। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. So the today's topic, as I mentioned, is high frequency analysis of a bipolar junction transistor. जो बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी पर अब एनालाइज करेंगे. पिछले चैप्टर्स में हमने लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस किया था और अब की बार हम हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करने जा रहे हैं. अभी भी जो सिग्नल की साइज है वो स्मॉल रहने वाली है, तो स्मॉल सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करेंगे. So the topic is small signal high frequency analysis. Now you may say that कि भाई जब हमने बीजेटी पढ़ा था तो ऑलरेडी स्मॉल सिग्नल एनालिसिस या बीजेटी का जो बिहेवियर है वो लो फ्रीक्वेंसी पे ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. एंड व्हाट इज द नीड ऑफ डिस्कसिंग हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस सेपरेटली? तो बात बड़ी सिंपल है. अगर आप देखेंगे तो बीजेटी एक फिजिकल डिवाइस है जिसमें इमीटर, बेस और कलेक्टर तीन रीजन्स होते हैं. तीनों में करंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं. अगर आप देखना चाहते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर के करंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, देन आई सजेस्ट यू गो फॉर चैप्टर 5 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, जिसमें ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है और उसने फुल डिटेल में एक ट्रांजिस्टर को लेकर लाइक दिस सपोज उसने पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया और पीएनपी ट्रांजिस्टर लेकर उसने बताया है कि अगर आपने इसको फॉरवर्ड बायस किया है और इसको रिवर्स बायस किया है तो यहां पर आपने फॉरवर्ड बायस करने के लिए प्लस टू माइनस लगाया और यहां पर रिवर्स बायस करने के लिए आपने माइनस प्लस लगाया. सपोज you can call it VEE and you can call it VCC. ये आपका इमीटर, बेस, कलेक्टर. तो यहां पर जो डिफरेंट करंट्स होंगे
उसको उसने अलग अलग पार्ट में एक्सप्लेन किया है कि कलेक्टर रीजन में कौन सा करंट होगा, बेस में कौन सा करंट होगा, he has clearly depicted. So I suggest all of you to go for chapter 5 और chapter 5 में ट्रांजिस्टर के जो करंट कंपोनेंट्स हैं आप उनको पढ़ेंगे, करंट कंपोनेंट्स। ट्रांजिस्टर के अंदर एनीवे आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर इमीटर से जो बेस में करंट जाता है या यहाँ से निकलकर जो यहाँ तक करंट पहुंचता है कलेक्टर तक, यानी IE IC, ये इसका नेचर डिफ्यूजन वाला है। यू ऑलरेडी नो दैट एक ड्रिफ्ट करंट होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफ्यूजन करंट भी होता है। तो डिफ्यूजन करंट का फिनोमेना थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू ड्रिफ्ट करंट। आप में से जो लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आपने ट्रांजिस्टर सर्किट्स पढ़े थे तो उसको रेफर करें, इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू कि ड्रिफ्ट करंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और डिफ्यूजन करंट किस तरह से जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, उसके ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न पर डिपेंड करता है। बट हियर वी आर नॉट, आज का जो टॉपिक है वो ये डिस्कशन करना नहीं कि डिफ्यूजन करंट क्या होता है, कैसे होता है, उसके फॉर्मूले कैसे बनते हैं। पर एक बात आपको याद लेने वाली है कि जैसे जैसे हम लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो वेरिएशन है करंट और वोल्टेज के वो रैपिड होते जाएंगे, फास्ट होते जाएंगे। और जैसे जैसे करंट और वोल्टेज फास्ट मैनर में अल्टरनेट करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो करंट को फ्लो करने में दिक्कत आएगी और वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ इन फेज नहीं रह पाएंगे। यानी लो फ्रीक्वेंसी पे हम ये मानते थे कि जब हम वोल्टेज का वेरिएशन करेंगे प्लस टू माइनस तो करंट में इमीडिएट चेंज आएगा विदाउट एनी टाइम लैग। बट द रियलिटी इज कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो जो वोल्टेज अप्लाइड है और जो करंट फ्लोइंग है उन दोनों में फेज डिफरेंस आ जाएगा फाई का। और जैसे ही फेज डिफरेंस आएगा तो आपके कान खड़े हो जाना चाहिए ये सोचकर कि कहीं ना कहीं कैपेसिटिव इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट प्ले में आ गया है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस टाइम डिले पैदा नहीं करता, फेज डिले पैदा नहीं करता, फेज डिफरेंस पैदा नहीं करता, लेकिन जब कैपेसिटर होता है, इंडक्टर होता है सर्किट में, तो वोल्टेज और करंट आउट ऑफ फेज हो जाते हैं, कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे के साथ इमीडिएटली वेरी नहीं कर पाते। इतनी बातें आप याद रखेंगे। तो अल्टीमेटली कुल मिला के बात ये निकली कि जब आप हायर फ्रीक्वेंसीज पर जाएंगे तो आपको मजबूर होकर जो आपका ओरिजिनल एच पैरामीटर मॉडल है उसमें चेंज करना पड़ेगा। You need to perform some changes, some modifications in your H parameter model. आपको ये पता चलेगा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे you will come to know that आपको पता चलेगा कि जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मॉडल जो सजेस्ट किया, दैट वाज सजेस्टेड बाय अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन और इंजीनियर कॉल्ड जियाकोलेटो। ये ब्रिलियंट आदमी था। इसने एक मॉडल प्रिस्क्राइब करा। इसने कहा कि अगर आप हायर फ्रीक्वेंसीज पे जाएंगे
तो आपके बीजेटी के अंदर इनर्शिया पैदा हो जाएगा। इनर्शिया ऑफ व्हाट? वोल्टेज और करंट के बीच में इनर्शिया पैदा हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फिजिकल नेचर ऑफ होल करंट एंड इलेक्ट्रॉन करंट। तो उसने कहा कि अगर आप बहुत ही डिटेल में जाना चाहते हैं तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में एक लॉसी ट्रांसमिशन लाइन होती है, आप सब टेलीकॉम इंजीनियर हैं, आप बेहतर जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन को स्टडी करना कितना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, वो सब डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एक स्थान पर लम्प्ड नहीं होते। और क्योंकि लम्प्ड नहीं होते तो बड़ी आप आसानी से ओहम्स लॉ, फेराडेज लॉ, लेंजेस लॉ और डिफरेंट लॉज लगाकर आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमने ये देखा कि जियोकलिटो ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल सजेस्ट किया। उस मॉडल की विशेषता ये है कि उसने ये मॉडल बनाया। मैं मॉडल पहले बना देता हूं, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूं। तो उसने जो बेस हमारा एक स्थान पर होता था, उस बेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक को नाम दिया बी, जो दुनिया के सामने है, और एक को नाम दिया बी डैश। सो बी डैश इज इंटरनल एंड इट इज नॉन टेंजिबल, इसको हम छू नहीं सकते। एंड दिस इज एक्सटर्नल, अवेलेबल टू द वर्ल्ड, दुनिया से यही कनेक्ट होता है। तो उसने बेस जो हमारा सिंगल एंटिटी होता था लो फ्रीक्वेंसी मॉडल में, उसने बी और बी डैश के रूप में उसके दो टुकड़े कर दिए और कहा कि बेस हमारा बी और बी डैश के बीच में स्प्रेड है, फैला हुआ है, और इसके बीच में जो रेजिस्टेंस काम कर रहा है उसको उसने आर बी बी डैश कहा। एंड आर बी डैश को नाम दिया उसने, he called it base spreading resistor। क्या नाम दिया इसको? बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टर, जो कि बेस के रीजन में, और जो ओहमिक कांटेक्ट होता है, जो मेटेलिक कांटेक्ट होता है, जो कनेक्टर लगाते हैं हम बेस की लीड के अंदर, उसके बीच में ये पाया जाता है। फिर उसने क्या किया, उसने नीचे जैसे एक लाइन चलती थी पहले जैसी, वो अभी भी चलाई, इस लाइन पर इमीटर को माना और बी डैश और ई के बीच में उसने एक रेजिस्टेंस एज्यूम किया। दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज आर बी डैश ई, और यहां पर उसने कलेक्टर एज्यूम किया। बेस और कलेक्टर के बीच में एक रेजिस्टेंस माना, इसको नाम दिया आर बी डैश सी। यहां पर एक डिपेंडेंट करंट सोर्स एज्यूम किया, वो कलेक्टर टू इमीटर यहां भी माना, पर अब की बार उसका नाम रखा जीएम वी बी डैश ई। डोंट वरी, मैं सब चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप बस सुनते जाइए। और दो कैपेसिटर पिक्चर में आए हाई फ्रीक्वेंसी पर, जो डॉर्मेंट थे लो फ्रीक्वेंसी पर, छुपे हुए थे, सोए हुए थे, वो जाग गए। एक का नाम दिया सीई कैपेसिटर, यहां पर भी एक कैपेसिटर आया, इसका नाम दिया सीसी कैपेसिटर। तो जो सीई कैपेसिटर है वो फॉरवर्ड बायस बेस इमीटर जंक्शन के बीच में पाया जाता है, और जो सीसी कैपेसिटर है वो रिवर्स बायस्ड बेस कलेक्टर जंक्शन के बीच में पाया जाता है। वी नो दैट
कि जब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होता है तो बेस इमीटर जंक्शन यानी अब बी डैश ई बोलेंगे, ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है और बेस कलेक्टर जंक्शन या कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस्ड होता है। ये बड़ी बेसिक फिलॉसफी है जब आप ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं। अब बस फर्क इतना है, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, जो पहले HOE होता था अब उसकी जगह RCE लगा दिया। तो रेजिस्टेंसेस नए तरह से दिखाए, RB डैश, RBB डैश, RB डैश C, RB डैश E, RCE। ये कलेक्टर इमीटर के बीच में रोल प्ले करता है। ये हमारा डिपेंडेंट करंट सोर्स है GMVB डैश E। पिछले मॉडल में ये HFE IB के रूप में पहचाना जाता था। तो जो HFE IB होता था अब वो हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में GMVB-E के रूप में अवतारित हो गया है, यानी इट हैज गॉट ए न्यू अवतार। क्या बोलते हो आप लोग, अवतार नया बन गया उसका, जिसे आप इंस्टाग्राम पे बनाते हैं। तो उसने अपना नया रूप धारण कर लिया है। पहले HFE IB के नाम से पहचाना जाता था, अब वो GMVB-E के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो डिफ्यूजन करंट है वो आप देखेंगे वो बेस इमीटर वोल्टेज की वैल्यू पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने वहां पर उसका इस्तेमाल अब की बार कर लिया। हालांकि हम कलेक्टर और इमीटर में इसी तरह से एक दूसरे को यूज करते रहेंगे जब जैसी आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स, ये जो मॉडल आपके सामने हमने प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड पाई मॉडल। इसी को हाइब्रिड पाई मॉडल भी बोलते हैं। तो आप चाहो तो इसको जिएकेलेटो मॉडल बोल सकते हैं या मोर कॉमनली हाइब्रिड पाई मॉडल भी कह सकते हैं। एक मोर इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने यहां पर जो मॉडल का इस्तेमाल करा है वो CE मॉडल का इस्तेमाल करा है। तो आप में से जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे वो सोच रहे होंगे कि अब थोड़ी देर में CB मॉडल भी आएगा और CC मॉडल भी आएगा। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि यहां पर हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस पे अकेले CE मॉडल से काम चलाएंगे, क्योंकि CB और CC मॉडल में जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी। तो हमने अब की बार क्या करा कि अल्टीमेटली बेस कलेक्टर इमीटर दो तीन टर्मिनल हमारे पास में हमेशा रहते हैं, मॉडल हमेशा CE वाला यूज करेंगे, लेकिन जब जिसको कॉमन करना है कॉमन कर देंगे, जब जिस पे इनपुट देना है इनपुट दे देंगे और जब जिससे आउटपुट लेना आउटपुट ले लेंगे, और इस मॉडल को डिफरेंट ओरिएंटेशन में लगा लगा कर इस्तेमाल करेंगे। तो एक अकेला CE मॉडल जो सबसे वर्सेटाइल है, मोस्ट वाइडली यूज्ड है, उसी को अकेले को इस्तेमाल करते चले जाएंगे। आई होप यू डोंट फाइंड इट डिफिकल्ट, आप इसको डिफिकल्ट नहीं महसूस करेंगे। तो मैं आपको एक ब्रीफली एक चीज बता दूं, ये जो RBB डैश है, ये जो RBB डैश है, ये बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस मैंने अभी बताया। जो RB डैश E है, ये जो हमारा बेस इमीटर जंक्शन है, डायोड है, उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस में। और RB डैश C रिवर्स बायस जो जंक्शन है बेस और कलेक्टर का, उसका एक्सट्रीमली लार्ज रेजिस्टेंस है, क्योंकि हमको पता है जब डायोड रिवर्स बायस होता है तो उसका इंपेडेंस बहुत ज्यादा होता है, मेगा ओम्स में होता है, और ये फ्यू ओम्स में या फ्यू किलो ओम्स में होता है। इसी तरह से जिस तरह से HOE होता था किसी जमाने में, तो HOE का रूप जो नया धारण करा है वो RCE ने करा है। तो डोंट बी वरीड अबाउट दिस, ये क्यों आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, ये एक मॉडल है, ये एक मैथमेटिकल मॉडल है जो जिएकेलेटो ने सजेस्ट किया, एंड वी आर हैप्पी दैट दिस मॉडल इज वेरी सुटेबल फॉर ऑल आवर कैलकुलेशंस। जब हम कैलकुलेशंस करते हैं हाई फ्रीक्वेंसीज पर जाकर,
और प्रैक्टिकली लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो दोनों के रिजल्ट रीजनेबली मैच करते हैं, काफी एक दूसरे से मैच करते हैं, एरर्स नहीं आती। देयरफॉर वी हैव एक्सेप्टेड दिस मॉडल फॉर ऑल आवर फ्यूचर कैलकुलेशंस। तो जो लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं वो इस मॉडल के थ्रू करेंगे, और जो लोग कहते हैं नहीं हम तो प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो वो लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके बीजेटी को देख सकते हैं। तो आपके पास आइदर ऑप्शन अवेलेबल है, आप मैथमेटिकली पूरा सर्किट सॉल्व करो या प्रैक्टिकली सर्किट सॉल्व करो। द चॉइस इज योर्स, ये आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं। तो मैंने आपसे इनके बारे में कुछ कुछ चीजें बताई। ये जो सीई है ये कैपेसिटेंस है, सी जो है वो कैपेसिटेंस है, ये आपका कैपेसिटेंस है सी। और ये फॉरवर्ड बायस जो बेस इमिटर जंक्शन है उसमें जो स्पेस चार्ज जनरेट होता है या जो चार्ज एक्यूमुलेट होता है ये उस पर डिपेंड करता है। और ये जो रिवर्स बायस जंक्शन है उसमें जो चार्ज एक्यूमुलेट होता है वो उसकी वैल्यू। अच्छा एक बात और आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये जितने आर सी ये जितने भी हमने आपको बताए ये सब डायनेमिक है। आप सबको पता होना चाहिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है कि सारे पैरामीटर्स या तो डायनेमिक होते हैं या स्टैटिक होते हैं। जैसे रेजिस्टेंस अगर डायनेमिक है तो हम उसको डेल वी अपॉन डेल आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और स्टैटिक है तो हम उसको सिंपली वी अपॉन आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये डायनेमिक वैल्यू है। इसी प्रकार कैपेसिटर अगर डायनेमिक है तो हम उसको डेल क्यू बाय डेल वी से रिप्रेजेंट करेंगे, और स्टैटिक है तो क्यू बाय वी की स्टैटिक वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। देन आई रिपीट, यहां पर जितने भी हमने पैरामीटर्स लिए हैं ये सारे के सारे आई रिपीट डायनेमिक है, ये सब डायनेमिक है। All these are dynamic. We are not using static values of resistances or resistors and capacitors. आप अगर H पैरामीटर मॉडल देखें तो उसमें भी जो आपका HIE, HOE वगैरह होता था वो सब डायनेमिक ही होते थे, क्योंकि वहां पर हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर से उन सबको कैलकुलेट किया था। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर हम जो मॉडल बना रहे हैं ये डीसी मॉडल नहीं है, दिस इज कॉल्ड AC incremental model, because सिग्नल पे डिपेंड करते हैं, ये सिग्नल के लिए बना है और सिग्नल का नेचर है हर क्षण हर वक्त बदलते रहने का। तो जब डीसी अप्लाई करेंगे सिग्नल हटाएंगे तो ये सारे मॉडल ऑटोमेटिकली फेल हो जाएंगे, इनको हटाना पड़ेगा। अब 2 मिनट के लिए मुझे आप लोग बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है। कोई भी एक माइक ऑन करके बताओ, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आर यू देयर? यस सर। ओके, सबको समझ में आ रहा है? अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। चलो, जो भी डाउट आए ना वो क्लास के आखिर के लिए लिख के रख लिया करो, और लास्ट में मैं आपको 5-10 मिनट 15 मिनट का वक्त दे दूंगा अगर आप कहेंगे तो, उसमें आप जो आज पढ़ाया है उसका डाउट पूछ लीजिएगा मुझसे। चलिए, तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया एक मॉडल से जिसको आप जिए-केलोटो मॉडल कहते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि ट्रांजिस्टर चाहे पीएनपी हो या एनपीएन हो, मॉडल एक ही होगा, और मॉडल के जो पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू भी एक ही होगी। जैसे अगर आप अपना टेंटेटिव वैल्यू देखेंगे अपनी किताब में तो आरबीबी डैश की वैल्यू 100 ओम है या 0.1 किलो है। आरबी डैश ई की वैल्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू 1 किलो ओहम है। आरबी डैश सी की वैल्यू देखोगे तो इसकी वैल्यू
4 मेगा ओहम है एज एक्सपेक्टेड। RCE की वैल्यू देखोगे तो इसकी वैल्यू 80 किलो ओहम है, राइट। GM क्या है, थोड़ा सा इस पे अब चर्चा करते हैं। लिख लो टॉपिक, व्हाट इज GM। तो याद रखो GM is known as short circuit transconductance gain। जैसे HFE पिछले चैप्टर में शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन होता था। अब हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में HFE को हमने त्याग दिया और उसके स्थान पर GM को मैदान में उतारा है। GM शॉर्ट सर्किट ट्रांसकंडक्टेंस करंट गेन है। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर देते हैं कि इसका क्या मतलब है। आप अपने सर्किट का आउटपुट साइड देखिए, आपके सर्किट पे आउटपुट साइड पे ये दिखाई देगा। यहां से एक रेजिस्टेंस आया, यहां पर आपने RCE लगा रखा है, कैपेसिटर है, इमीटर है, ये आपका GM VB' है, इधर कहीं ना कहीं आपका B' है और ये कैपेसिटर की लाइन है, ये RB'। ऑफ कोर्स कैपेसिटर्स आर देयर, मैं भी डेलिबरेटली उसको दिखा नहीं रहा हूं। आपने इसको शॉर्ट कर दिया कलेक्टर इमीटर को, सो दैट V स्मॉल CE इज 0, यानी जो सिग्नल वैल्यू है CE की वो 0 है, DC वैल्यू नहीं। जैसे इसको आप शॉर्ट सर्किट करेंगे, जो आपका यहां से कलेक्टर करंट था I स्मॉल c, वो पूरा का पूरा इसमें से बाईपास होकर आ जाएगा, एंड देयर विल बी नो करंट हियर बिकॉज करंट प्रीफर्स लो रेजिस्टेंस पाथ। जो GM VB' है वो संपूर्ण पूरा का पूरा घूमकर इसमें से निकलकर वापस आएगा। तो पता ये चला I small c under short circuit condition will be totally equal to GM VB'E। कब? जब VCE की वैल्यू 0 है। प्लीज सी दैट मैं VCE इक्वल टू 0 लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग VC कैपिटल E इक्वल टू 0। अगर आप ये लिख देंगे तो ये गलत होगा, बिकॉज DC वैल्यू 0 नहीं करिए। DC वैल्यू 0 कर देंगे तो ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में भी नहीं रह पाएगा और वो काम करना ही बंद कर देगा। तो पता चल गया कि शॉर्ट सर्किट IC इज इक्वल टू GM VB', पता चल गया। तो यहां से GM की जो वैल्यू आई वो सिंपली शॉर्ट सर्किट कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय इंटरनल बेस टू इमीटर वोल्टेज, यहां लिखना जरूरी है। V स्मॉल c इक्वल टू, ये RMS वैल्यू है, नेवर फॉरगेट, इक्वल टू 0। और देख सकते हैं IC आउटपुट पे फ्लो होता है और VB'E इनपुट साइड पे फ्लो होता है। तो इनपुट का वोल्टेज, आउटपुट का करंट, इनका रेशो इज ट्रांस कंडक्टेंस। इसकी यूनिट्स मोह होगी, मोह या
सीमेंस होगी, और इसको डिमॉन्स्ट्रेट उल्टा ओम बना के करेंगे। तो जीएम की वैल्यू जब आप प्रैक्टिकली कैलकुलेट करोगे या साइंटिफिकली कैलकुलेट करोगे तो वह आएगी 50 मिली एम्पियर पर वोल्ट। ये जो जीएम है ये एफईटी में भी पाया जाता है। जब आप एफईटी पढ़ेंगे तो आपका इससे एक बार और इनकाउंटर होगा, साक्षात्कार होगा, आमने सामने आपको इसके दर्शन होंगे। हम तब इसके बारे में आपसे और बात करेंगे। या चलो हम एक बात बता ही देते हैं कि एफईटी को बीजेटी जीएम के मामले में पछाड़ देता है। अगर आपको बड़ा से बड़ा जीएम चाहिए देन बीजेटी इज ए बेटर चॉइस एज कंपेयर टू एफईटी में। एफईटी में लाखों अच्छाई हो सकती है, लेकिन एक बुराई है, ये जीएम बड़ा नहीं दे पाता। मैंने आपसे कहा था एफईटी और बीजेटी इन दोनों के बीच में खानदानी लड़ाई चल रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ाई चलती आ रही है। ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन हम दोनों को कायम रखते हैं। कभी जरूरत होती तो एफईटी यूज करते हैं और कभी जरूरत पड़ती तो हम बीजेटी यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी खूबियां हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बीजेटी की जो बहुत ज्यादा अच्छी हैं। इसी तरह एफईटी में ऐसी बहुत सी अच्छाइयां हैं जो बीजेटी में नहीं पाई जाती, तो हम एफईटी का भी इस्तेमाल करते हैं। वी आर द एंड यूजर, वी आर द कंज्यूमर। इन दोनों की लड़ाई से हमें फायदा होता है, तो जब एफईटी की जरूरत होगी एफईटी यूज करेंगे, जब बीजेटी की यूज जरूरत पड़ेगी तो बीजेटी यूज करेंगे। हम किसी एक के अंधभक्त नहीं होंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। चलो अब एक काम करते हैं, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग अब आज डिस्कशन करते हैं। आज आपको बहुत मजा आएगा। थोड़ा सा जीएम के बारे में और बात करते हैं। लेट अस जीएम के बारे में चर्चा करते हैं और जीएम का उद्गम, ओरिजिन कहाँ है, ढूंढते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ले जाना चाहूंगा, एंड आई नीड सर्टेन आईक्यू लेवल फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सबका कुछ ना कुछ आईक्यू लेवल होना चाहिए और पहले जो पढ़ा है वो याद होना चाहिए, तभी आपको मेरी आज की बात समझ में आएगी। अगर आपको आज की बात समझ में नहीं आए तो आप मुझे दोष मत दीजिए, कहीं ना कहीं आपने कहीं पढ़ाई कम करी है, जो चीजें समझ में कम आ रही है। तो पहले जो पढ़ा है मैं आज उसका इस्तेमाल करने जा रहा हूं। जीएम को मैंने डिफाइन कर दिया। अगर मैं इंस्टेंटेनियस में बोलूं, स्मॉल आईसी अपॉन स्मॉल वीबी डैश ई व्हेन स्मॉल वीसीई इज 0, राइट। आपको मैंने पिछले चैप्टर्स में बताया था कि स्मॉल आईसी क्या होता है। ये होता है चेंज ऑफ आई कैपिटल सी, और आई कैपिटल सी होता है आई कैपिटल सी प्लस आई स्मॉल सी। ये हमारा क्विसेंट वैल्यू है। स्पेलिंग देख लो भाई, क्विसेंट वैल्यू है, डीसी वैल्यू है, एवरेज वैल्यू, और ये हमारी सिग्नल वैल्यू है। एम आई राइट डियर फ्रेंड्स? तो आप चाहो तो आईसी को डेल आईसी ऐसे लिख सकते हो या डेल आईसी ऐसे भी लिख सकते हो। आपकी किताब में इस चैप्टर में ये डेल आई कैपिटल सी के रूप में लिखा हुआ है, घबराना मत, सेम चीज है। फिलहाल सेम मान रहे हैं उसको, पर बहुत बॉटम में जाएंगे तो फर्क है। चलिए, तो अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि जो जीएम है वो डेल आईसी
अपॉन डेल वी बी डैश ई है। यानी बेस इमीटर वोल्टेज में जो परिवर्तन आएगा और जो कलेक्टर करंट में परिवर्तन आएगा उसका रेशियो है। कब? जब डेल VCE शून्य है या V कैपिटल CE कांस्टेंट है। ये GM की विशेषता है, शॉर्ट सर्किट ट्रांसकंडक्टेंस गेन। चलिए अब एक काम करते हैं, एक PNP ट्रांजिस्टर को ऐसे केस स्टडी लेते हैं। ये P रीजन, N रीजन, P रीजन। एग्रीड? तो अगर इसको हमने फॉरवर्ड बायस करा इस जंक्शन को, और इस जंक्शन को हमने रिवर्स बायस करा, ये हमारा B है, सॉरी ये हमारा E है, ये B और ये C, राइट? आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा था, कलेक्टर करंट जो कि अंदर आता हुआ माना गया है, IC इज इक्वल टू ICBO माइनस अल्फा टाइम्स IE। ये बहुत फेमस इक्वेशन है, इसको ट्रांजिस्टर इक्वेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है। IC कलेक्टर करंट जो यहां से गया, IE एमीटर करंट जो यहां से इंजेक्ट हुआ, बेस करंट की भी फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं। ICBO रिवर्स सेचुरेशन करंट है, रिवर्स सेचुरेशन करंट है। यहां पर हम इसको ICBO नहीं लिखेंगे आपकी बुक में, हम इसको ICO लिखेंगे। तो ये बन जाएगा ICO माइनस अल्फा IE। व्हाट इज अल्फा? अल्फा is the ratio of collector current with emitter current, और अल्फा की आमतौर पे वैल्यू 0.99 0.98 इसके आसपास होती है। अल्फा इज लेस देन 1 but nearly equal to 1 because of the construction of a BJT and because of the forward bias and the reverse bias condition of base emitter junction and base collector junction respectively. तो IC इक्वल टू ICO माइनस अल्फा I, ये इक्वेशन हमारे पास है। अब एक काम करते हैं, इफ यू डोंट माइंड, ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। क्या बनेगा जैसे डिफरेंशिएट करोगे? मैं डायरेक्ट लिखता हूं, आप भी लिखो। आपको मिलेगा डेल IC with respect to suppose del VB dash E is equal to 0 because saturation current जो रिवर्स saturation current है वो बेस इमीटर वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, उसके साथ नहीं बदलेगा। इट विल बी ए कांस्टेंट इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, माइनस अल्फा डेल IE अपॉन डेल VB डैश E।
एग्रीड। इस इक्वेशन को कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में रख लीजिए। इस इक्वेशन को कहीं ना कहीं रख लीजिए अपने दिमाग में, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन। इसको एक बार और लिख देते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट with respect to base emitter voltage is equal to minus alpha times rate of change of emitter current with respect to rate of change of base emitter voltage। दोस्तों, क्या अच्छा होता अगर राइट हैंड साइड पर वी बी डैश ई के स्थान पर वी ई बी डैश होता। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसमें ये हमारा बेस है, ये इमीटर है, और इसको अगर हम डायोड मान लें, फॉरवर्ड बायस्ड बेस इमीटर डायोड, तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम डेल वोल्टेज अक्रॉस डायोड डिवाइडेड बाय डेल करंट फॉरवर्ड करंट ऑफ द डायोड निकालें तो ये डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड आ जाता है। आपको याद आ रहा है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स? नहीं याद आ रहा है तो मैं और याद दिलाता हूं। रिमेंबर, ये एक डायोड है लाइक दिस। दिस इज ए पीएन जंक्शन डायोड। इसके अक्रॉस आप वोल्टेज लगाते हैं जिसको आप वीडी बोल रहे हैं या वी बोल रहे हैं। अगर इधर प्लस इधर माइनस लगाया तो फॉरवर्ड बायस, और अगर इधर माइनस इधर प्लस लगाया तो रिवर्स बायस। वीडी अगर पॉजिटिव है देन दिस इज फॉरवर्ड बायस कंडीशन, वीडी अगर नेगेटिव है देन दिस इज रिवर्स बायस कंडीशन। आप सभी जानते हैं डायोड में से जो करंट फ्लो होगा वो आई होगा या आईडी होगा। तो आई बोलता, आईडी बार बार नहीं लिखते अपन। आई की जो वैल्यू है वो आपने लिखी थी पिछली क्लासेस में, वो लिखी थी आई इक्वल टू आईओ माइनस, या सॉरी, आई इक्वल टू आईओ इनटू ब्रैकेट e to the power v upon eta vt minus 1। This is called diode equation. I hope you remember this. This equation is called diode equation. What is IO? IO is reverse saturation current. It doubles for every 10 degree centigrade rise of temperature. हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, टेम्परेचर को बढ़ाने पर ये डबल होता है। V क्या है? जिसको तुम VD बोल रहे हो ये V है, इसको मैं V बोल रहा हूँ। ईटा क्या है? इट्स ए कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी फिलहाल इसको छोड़ो, इसको 1 ले लो। VT क्या है? वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर। VT की वैल्यू किसके बराबर होती है? KT by Q। K is the Boltzmann constant, T is the absolute temperature जिस पे डायोड को भी रूम टेम्परेचर पे रखा है,
Q is charge of electron 1.6 into 10 to the power minus 19, माइनस के साथ नहीं रखेंगे। तो KT by Q VT है, हमारा थर्मल वोल्टेज है। तो अब इस इक्वेशन को देख लो, ये इक्वेशन आपकी हो गई I इक्वल टू I0 e टू द पावर V upon VT माइनस 1। इस इक्वेशन की विशेषता ये है कि अगर आप फॉरवर्ड बायस में जाएंगे तो ये टर्म डोमिनेट करेगी, 1 विल बी निग्लिजिबल। सो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में I will be approximately equal to simply I0 e to the power V upon VT and 1 will be neglected। और रिवर्स बायस में ये इक्वेशन में ये निग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा रिवर्स बायस में और V की वैल्यू बड़ी होगी, तो दिस विल बी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। सो I की वैल्यू बन जाएगी माइनस I0। माइनस इसलिए क्योंकि रिवर्स सैचुरेशन करंट फॉरवर्ड करंट से उल्टा बहता है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमको मिलेगा डेल आई विथ रिस्पेक्ट टू डेल वी इक्वल टू I0, डायरेक्ट लिख रहा हूं V अपॉन VT अपॉन VT, और -1 की जगह आ जाएगा 0। गौर से देखो, अगर डायोड का आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज निकाला और इसका उल्टा कर दिया, डेल वी बाय डेल आई निकाला होता डायोड का, तो आता VT अपॉन I0 e टू द पावर V बाय VT। तो ये क्या होता, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में दिस इज कॉल्ड स्मॉल r, या बेस इमिटर जंक्शन का RE है, कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। और अगर बेस इमिटर जंक्शन की बात करें तो इसको RE बोलेंगे, क्योंकि हम इमिटर बेस डायोड ले रहे हैं। इमिटर इज फॉरवर्ड बायस्ड, बेस इज रिवर्स्ड बायस्ड। और इसकी वैल्यू हो गई, यहां से देखें अगर तो 1 by R of the diode is I0 e to the power V by VT upon VT। और अगर हम फॉरवर्ड बायस में बैठे हुए हैं, 1 by R फॉरवर्ड बायस कंडीशन में निकाल रहे हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि I इसके अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है, तो कैपिटल I बाय VT। तो R की वैल्यू आ गई VT बाय कैपिटल I। इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे कि डायोड में से अगर अप्लाइड वोल्टेज V है, फॉरवर्ड करंट अभी इस वक्त I एम्पियर्स फ्लो हो रहा है, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा थर्मल वोल्टेज ऑफ द डायोड डिवाइडेड बाय करंट फ्लोइंग फॉरवर्ड इन द डायोड। ये स्मॉल r होगा डायोड का, नेवर फॉरगेट। चलिए इस पूरे लॉजिक को अब फिर से जाकर अपन अपने ट्रांजिस्टर पे लगाते हैं, यहां पे लगाते हैं। ठीक, अब सब चीज को मिलाने वाला हूं मैं, गेट रेडी, डोंट बी अफ्रेड। फिर से मैं एक बार लिख देता हूं क्या क्या घटना घटी है। GM ऑफिशियली इज इक्वल टू डेल IC अपॉन डेल B B dash E when del VCE is 0। ओके, फिर हमने इक्वेशन ली IC इक्वल टू ICO
माइनस अल्फा आई। फिर हमने इसको डिफ्रेंशिएट करा, डेल आई सी अपॉन डेल वी बी डैश ई। हमको मिला ये जीरो हो गया इसका डेरिवेटिव, माइनस अल्फा डेल आई ई अपॉन डेल वी बी डैश ई। हम वी बी डैश ई को माइनस वी ई बी डैश लिख सकते हैं। ड्यू टू ऑल मैथमेटिकल रीजंस रिलेटिवली वी कैन राइट, इफ दैट इज सो this becomes plus alpha del IE upon del VEB dash। ये जो आया इसको कोई समझदार व्यक्ति बोलेगा ये del VEB dash upon del of IE डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ इमीटर बेस डायोड है। डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ इमीटर बेस डायोड है जो कि फॉरवर्ड कंडीशन में। तो मुझे पता चल गया दैट ये जो था मेरा GM, यहाँ से आए थे चलते हुए, तो ये GM जो है मेरा वो अल्टीमेटली बन गया अल्फा टाइम्स अपॉन डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ इमीटर डायोड। ये एक बड़ी प्यारी चीज बन गई बातों ही बातों में। तो GM की अब वैल्यू हो गई आपके सामने अल्फा, जो कि हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आया है, अपॉन RE। और RE की वैल्यू आप लिख सकते हो एज कैलकुलेटेड। RE होगा इमीटर में से जाने वाला करंट, RE होगा थर्मल वोल्टेज ऑफ इमीटर बेस डायोड डिवाइडेड बाय इमीटर करंट। क्योंकि जो एक्चुअल डायोड करंट है इमीटर बेस का वो इमीटर करंट है, बेस नहीं है। बेस तो मैनिपुलेटेड है, उसको तो बेचारे को पूरा करंट मिला ही नहीं है। अब ये वैल्यू यहां पर रख दो, तो GM की वैल्यू हो जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अल्फा आई ऊपर आ जाएगा, RE की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो, और BT नीचे रह जाएगा। ये लो भैया वैल्यू आ गई। पर हमको IC इक्वल टू ICO माइनस अल्फा IE भी आता है, और ICO निग्लिजिबल है, तो IC की वैल्यू को हम यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो GM की वैल्यू आ जाएगी माइनस IC अपॉन VT। तो एक्चुअल जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है कलेक्टर में से डिवाइडेड बाय VT। अब गौर से सुनना मैं जो बोलने जा रहा हूं, हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि GM पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ये जो GM है, ये जो वैल्यू है, ये मैथमेटिकली प्रैक्टिकली पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये पता लगाना है। तो मैं पहले से भविष्यवाणी कर दूं, आई फोरकास्ट, आई प्रेडिक्ट GM will always be positive, यानी PNP हो या NPN हो, GM को पॉजिटिव होना ही है। कारण, अगर आप PNP ट्रांजिस्टर ले रहे हो तो उसमें कलेक्टर करंट निगेटिव होता है, क्योंकि कलेक्टर करंट बाहर जाता है, और हमने उसको एज्यूम अंदर की तरफ किया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर NPN लेंगे तो IC तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो हम ऊपर से कैलकुलेशन करके आए हैं वो कैलकुलेशन बदल जाएगा। उसमें जब हमने डेरिवेटिव करा था वो B डैश ई बी डैश जो हमने करा था वहां पर प्लस माइनस का फर्क आएगा तो भी पॉजिटिव आएगा। तो GM NPN और PNP दोनों के लिए कैसा होता है, मेरे पास टाइम नहीं तो मैं आपको उसकी भी डिटेल बताता। अब आप थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना, लिखो असाइनमेंट, why GM is positive for both NPN and PNP transistor, explain your answer with mathematical proof and physical proof।
आप प्रूफ देंगे उसका। एग्रीड? बोलो बेटा। बताइए, आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. All students, okay. I am glad to see that there 44 students are attending the class. सब लोग आपके चैट बॉक्स में जाकर अटेंडेंस लिख दो या व्हाट्सएप पे जाके अटेंडेंस दे दो मुझे। अटेंडेंस देंगे सभी लोग। चलिए, अच्छा ये बताइए, आगे और पढ़ना है आपको या आज की क्लास इतनी रखें? हाँ, चैट बॉक्स में लिख दो जैसे ध्रुव ने लिखा है अटेंडेंस। ये मेरे पास सेव्ड रहेगा विद टाइम स्टैम्प। आपने किस टाइम पे अटेंडेंस दी मेरे पास आ जाएगा। बच्चों, और पढ़ना है या आज की क्लास इस पे रोक लें? सौरभ? Yes, sir. और आगे पढ़ना है या आज इतना काफी हो गया है? Sir, काफी। चलो फिर इसको कंसोलिडेट करेंगे आप लोग, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको बहुत ज्यादा डोज एक साथ दे दूं मैं, है ना। एक साथ ज्यादा डोज आएगा तो आपको समझ नहीं आएगा फिर। तो अब आप लोग क्या करेंगे,